TU मतलब क्या है आपका टोटल यूटिलिटी, और MU मतलब क्या है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, एग्जाम्पल आप नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, समझ लो बस क्या बता रही हूँ मैं। जब हमने एक एप्पल खाया तो जो मिलने वाला यूटिलिटी था कितना था आपका, मान लेते हैं 7 था। ठीक है, क्योंकि उस समय भूख काफ़ी ज़्यादा लगी थी, इसीलिए आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मतलब उसको सीमांत उपयोगिता बोलते हैं, वो भी कितना होगा आपका 7 ही होगा। ये क्या है आपका कुल उपयोगिता, और MU क्या है आपका सीमांत उपयोगिता। ठीक है, उसके बाद जब आप दूसरा एप्पल खाओगे, दूसरा एप्पल खाने पे क्या होगा कि जो टोटल यूटिलिटी है, ठीक है, पहली बात उसके पहले किसके बारे में बात करेंगे, इसमें यहाँ पर कम हो गया, यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो 7 + 4 कीजिए, कितना आएगा 11, तो ये कितना मिलेगा आपको 11। उसके बाद देखिए तीसरा सेब खाया तो उससे और कम हो जाएगा, है ना कितना हो जाएगा 2। अब कितना हो गया 11 + 2 कितना हो गया आपका 13। ठीक है, चौथा एप्पल खाया आपने और उससे कितना मिला आपको 1, तो ये कितना हो गया आपका 14। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पांचवा एप्पल खाया। ठीक है, मान लेते हैं कि उससे आपका जो ये था ये 0 हो गया, तो ये कितना आया आपका 14। अब जो पॉइंट में लिखी हूँ उसको देखो, यही लिखवाई थी पॉइंट में आपको कि जब आपका टोटल यूटिलिटी जो होगा सबसे ज़्यादा अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, उस वक्त जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितना होगा आपका 0 होगा। ठीक है, उसके बाद का केस भी देख लो, जब आप छठवां एप्पल खाओगे, यहाँ पर मान लो आपको -1 मिल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा अगेन 13 हो जाएगा। मतलब जो आपका MU की वैल्यू है ये पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा क्या बताई मैं आपको इस ग्राफ में, और कि जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है, समझ नहीं आ रहा क्या, थोड़ा नहीं आ रहा है ना। ठीक है, जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो। जैसे देखो सपोज ऐसा होता है ना कि हम कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, हमें खाने का इच्छा नहीं करता है, फिर ज़बरदस्ती खाते हैं। ठीक है, तो बस वही इसमें केस है कि जब आपको भूख लगी थी तो आपका वो क्या कर रहा था, सेटिस्फाई कर रहा था। ठीक है, तो वो कैसा था, पॉजिटिव था। जब आप एक लेवल खा लिए, ठीक है, तो वो क्या था आपका 0 हो गया। जब आप ओवरडोज ले रहे, जब आपको खाने का मन नहीं है बट आपको फिर भी खाना पड़ रहा है, तो वो क्या जा रहा है आपका नेगेटिव जा रहा है। इसीलिए ये जो होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि when total utility is maximum then MU की वैल्यू कितनी होगी, तो 0 होगी। और तो क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से कि जो MU की वैल्यू है ये पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकती है। ये कल मिस हुआ था इसलिए अभी लिखवा दी हूँ मैं शुरू में ही। क्लियर है इतना। उसके बाद मैं कल पढ़ाई थी कार्डिनल यूटिलिटी। चलो इसको कौन बताएगा, बताओ किसने दिया था कार्डिनल यूटिलिटी? अल्फ्रेड मार्शल। हाँ, अब आप बताओ कि ऑर्डिनल यूटिलिटी किसने दिया था? ऑर्डिनल यूटिलिटी किसके द्वारा दिया गया था? नाम भूल गए। चलो तुम बता दो। हिग्स एंड एलन बता, आए थे कल? नहीं आया था ना कल क्लास, पढ़े भी नहीं हो गए, अच्छा बात है। ठीक है, तुम बताओ कि ऑर्डिनल यूटिलिटी को क्या उसको मेज़र कर सकते हैं क्या? क्या करते हैं? रैंकिंग करते हैं। ठीक है, हाँ, ये बताइए कि हाउ कैन वी मेज़र यूटिलिटी? मेजरिंग यूनिट क्या है उसका? मेजरिंग यूनिट क्या कल बताई थी? कोई बात नहीं, ध्यान नहीं भी है तो इस पे भी देख लो। यूटिल्स में मेज़र करते हैं। ठीक है, किससे मेज़र करते हैं? यूटिल्स में। ठीक है, और कार्डिनल यूटिलिटी को हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलो बता दो बजट लाइन से क्या समझे थे? हाँ बता दो, बजट लाइन से क्या समझे थे? हाँ बताओ, बजट
सेट आए थे कल क्लास? इसको पूछ, इसको तुम तो बता दिए, आए थे? बताओ बजट सेट क्या होता है? दो वस्तुओं को का खर्च उठाने की क्षमता रखता है, वो क्या है आपका बजट सेट। ठीक है, चलिए आप बताइए बजटिंग क्या होता है? बजटिंग मतलब किसी भी मतलब कोई भी प्लान बनाने, जैसे फार्म ही बनाना है, उसके लिए क्या क्या उसके लिए मतलब सामान है, उसके पूरा बजट बना लेते हैं। आप ये समझ तो गए, बट आपको लैंग्वेज वही फॉलो करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड इनकम, रिटर्न, ये सारे आप वर्ड्स को ध्यान में रखना, ठीक है? नहीं तो फिर डेफिनेशन में कंफ्यूज जाओगे। ठीक बताओ व्हाट इज पार्शियल बजट? हाँ हाँ बताओ, कल आए थे ना, बताओ। पार्शियल बजटिंग को और क्या बोलते बताओ तो पहले तो। हाँ, और उसमें किस चीज़ को कंसिडर करते हैं? लिखवाई हूँ, बहुत सिंपल लिखवाई हूँ मैं, याद नहीं आ रहा? नेक्स्ट बता दो तो। पार्शियल बजटिंग में क्या चीज़ को हम ध्यान में रखते हैं? जैसे सब अब क्लासरूम का तुम पार्शियल बजटिंग करोगी, ठीक है? हाँ हाँ, एक तुम वो समझ गया, बट उसमें किस चीज़ को ध्यान में रखते हैं? वेरिएबल कॉस्ट को, ठीक है? पढ़ाई थी ना मैं इसको कल, ठीक है? चलो आप बताओ कंप्लीट बजटिंग क्या होता है? हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ सारा ना ओवरऑल, ठीक है? चलो आप बताओ वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? नहीं पढ़े हो? पढ़ना जरूरी है, अच्छा बताओ वेरिएबल कॉस्ट तो पता होगा। वेरिएबल कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो कि हर लेवल प्रोडक्शन में चेंज होती है, जैसे कि सीड, फर्टिलाइजर, ठीक है? लास्ट बता दो तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? हाँ फिक्स्ड कॉस्ट, कल आपको कॉस्ट का टाइप पढ़ाया था ना, बता दो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? हाँ हाँ, एग्जाम्पल तो याद है आपको, जो कि मतलब वो चेंज नहीं होता है, चाहे आप कितने ही प्रोडक्शन करते रहो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद चलो कल और क्या पढ़ाई थी मैंने? हाँ फार्म प्लानिंग पढ़ाया था, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। हाँ बताइए कि मिनिमम प्रॉफिट क्या होता है? मिनिमम प्रॉफिट कल समझाई थी मैं, मतलब बताओ क्या होता है? क्या तुम लोग भी मौसम का मजे ले रहे हो क्या? पढ़ते नहीं हो क्या? उसको बताना चाहिए ना, उसका क्वेश्चन था वो, ठीक है? आप पढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो। चलिए ठीक है, आज का टॉपिक डाल लीजिए। आज का टॉपिक है आपका इनडिफरेंस कर्व। इसमें लिखिए आप, इसको ऑर्डिनल थ्योरी कहते हैं। अब बिल्कुल बात नहीं करना ना, समझना थोड़ा। कितना बात करते हो, उधर देखो ना। कोई बुक लेके आए हो क्या तुम? नहीं, मैं कुछ कागज लेके आया था थोड़ा। अच्छा हाँ हाँ, इनडिफरेंस कर्व के अंदर आप लोग क्वेश्चन भी तो आया था क्या? अभी टेस्ट में दिया था ना इनडिफरेंस कर्व से, अभी समझा दे रही वो है क्या।
लिख लो, फिर नेक्स्ट टाइम मैं बोलूँगी, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने हॉटी, एंटमो, ये सब सारे क्वेश्चंस बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? जो सब्जेक्ट तुम लोग के हो गए हैं, तुम लोग से कोई क्वेश्चन बना लिए हो कि नहीं बनाए हो? बनाओ उसको, अब समय ही कहाँ बचा है। हाँ हाँ, नहीं उसको लेकिन बना लो, कम से कम जो सब्जेक्ट हो गए हैं ना उसको एटलीस्ट आप प्रिपेयर करके रख लो। जैसे हॉटी हो गया तुम लोग का, हॉटी बना लो। एक्सटेंशन इस क्लास में मैक्सिमम लोग का हो गया जितना मेरे को पता। कितने लोग का एक्सटेंशन नहीं हुआ है? लोग का एक्सटेंशन नहीं हुआ है। तुम लोग का तो बहुत सारे लोग का नहीं हुआ है। कितने लोग का एक्सटेंशन नहीं हुआ? इतने बहुत सारे लोग का नहीं हुआ है इसमें तो। हॉर्टिकल्चर भी नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आप बना के प्रिपेयर कर लो। सॉइल चल रहा, सॉइल का बना लो, ठीक है। एंटमो तो सब अटेंड किए हो ना, एंटमो का बना लो। एक्सटेंशन के लिए देखेंगे अब कैसे करेंगे, ठीक है। क्या हुआ? ठीक है ना, आप करवाएंगे ना कंप्लीट। मैं एक्सटेंशन, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इसलिए बोल रही हूँ। दोनों नहीं आ रहा है, पता नहीं। इसमें कमेंट आया क्या? देख लेते। चलिए, आप लोग लिख लिए क्या? नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, द इनडिफरेंस कर्व, द इनडिफरेंस कर्व। एक मिनट, हेलो सर, ये वीडियो भी नहीं आ रहा और वॉइस भी नहीं आ रहा, ऐसा कुछ कमेंट आया है। हाँ, लिखिए, द इनडिफरेंस कर्व represents the various combination of two goods which give same level of satisfaction, सभी का हो गया क्या? लिख लिया सभी ने? एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। द इनडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सबका हो गया? अब इसका मतलब समझेंगे ना। देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं, दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले लिया कोक का और पेप्सी का, ठीक है। तो इनडिफरेंस कर्व क्या होता है? पहली बात, इसको और क्या बोलते हैं? इसको ऑर्डिनल थ्योरी कहा जाता है। और यहाँ पर हम दो वस्तुओं के बीच में रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं कि दो वस्तुओं के बीच में किस प्रकार का रिलेशनशिप है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। और उनका कॉम्बिनेशन, उनको हमें तालमेल कुछ इस प्रकार से बैठाना है कि जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन का लेवल है हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि उनके बीच में आपको कॉम्बिनेशन या तालमेल कुछ इस प्रकार करना है कि उससे मिलने वाला संतुष्टि का स्तर हमेशा समान होना चाहिए। ऐसे देखते हैं इसमें, देखो उसके 3 कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम लोग, A, B और C, ठीक है। अब देखते हैं, अगर मैं 5 बॉटल कोक का ले लूँ, ठीक है, और 4 बॉटल किसका ले लिया मैंने? आपका पेप्सी का, तो कितना हो गया? ये 9 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करती हूँ, 6 कोक ले लेती हूँ और 3 पेप्सी, तो भी कितना आएगा? ये 9 आएगा। और लास्ट मैंने क्या किया,
7 कोक लिया और 2 पेप्सी, तो भी कितना आया आपका 9। मतलब यहाँ जो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है कैसा आ रहा है आपका, हमेशा समान आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या बताए, इसको लिख लो, फिर एक और एग्जाम्पल आप लोग से खुद ही बनवा दूंगी मैं, फिर और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा चीज़ है क्या। हाँ हाँ हाँ, अलग अलग भी हो सकता है। वेरियस कॉम्बिनेशन में तो 3 कॉम्बिनेशन के बारे में हमने बात किया, 3 में भी हमने इस तरीके से हमने कॉम्बिनेशन किया कि जो आने वाला जो लेवल था वो 9 ही सब में आया। ठीक है, इसको लिखने के बाद एग्जाम्पल आप लोग से बनवाती हूँ, फिर और समझ में आ जाएगा। हो गया, लिख लिए सभी लोग? चलो अब एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, सभी लिख लिए है ना? ठीक है, अब देखेंगे ना यहाँ पे। चलो हम 2 कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एक है आपका टी और कॉफ़ी का बना लेते हैं। अच्छा, नहीं ऐसे लेने हैं जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो ना, इसीलिए उसको ले रहे हैं। ठीक है, चलो मान लेते हैं हमने यहाँ पर भी क्या किया, 3 कॉम्बिनेशन बनाया। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर भी क्या किया, 3 कॉम्बिनेशन लिया। ठीक है, और स्टार्टिंग का मैं आपको बता दे रही हूँ कि हमने क्या किया, 5 कप चाय और 5 कप कॉफ़ी लिया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 यूनिट हुआ। ठीक है, आगे आप चाहे तो कॉम्बिनेशन आपको जब बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा, एक क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, यही करोगे आप, है ना। जैसे मान लीजिए हमने टी का 6 कप कर दिया। ठीक है, तो ये फिर कितना हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा, है ना। और ये कितना फिर हो जाएगा आपका 10। नेक्स्ट आने वाले में आप चाहो तो टी को कम कर दो, यहाँ इसको बढ़ा दो, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या कॉम्बिनेशन करते हो। ठीक है, सपोज कर लो कि मैं इसको यहाँ पर कितना कर दूँ, 3 कर दिया। ठीक है, तो ये कितना फिर हो जाएगा 7, तो ये भी कितना हो गया आपका 10। मतलब अल्टीमेटली जो बोलना ये चाह रही हूँ मैं कि कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार से बैठाना है आपको कि जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन का जो लेवल होगा वो सेम आना चाहिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन में आप एक वैल्यू को बढ़ा सकते हो, एक वैल्यू को कम कर सकते हो, दोनों को इक्वल भी कर सकते हो, लेकिन जो एट लास्ट जो आपका आना चाहिए लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो आना चाहिए वो हमेशा कैसा आना चाहिए, आपका इक्वल या समान आना चाहिए। यही क्या बोलता है, इंडिफरेंस कर यही बोलता है। ठीक है, कोई पेपर लाए हो क्या, क्वेश्चन पेपर टेस्ट का? एक बार दिखा दो वो क्वेश्चन क्या था। हाँ, फिर एक क्वेश्चन यहीं पर आप लिखो, अब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। एक बार फिर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको यहाँ पर पढ़ने से और अच्छे से याद रहेगा ना। चलो लिखो, द लाइन और कर्व, द लाइन और कर्व इंडिकेटिंग 89, द लाइन और कर्व, तुम लिख लो बाद में भूल जाओगे, यहीं पे लिख लो अपनी कॉपी में ताकि याद रहेगा। द लाइन और कर्व इंडिकेटिंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, indicating all possible combination of two commodities yielding same level of satisfaction yielding same level of satisfaction to the consumer same level of satisfaction to the consumer is called indifference curve.
इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। सभी लिख लिए? ठीक है। अब देखो आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे रही, इंडिफरेंस कर्व को और क्या बोलते हैं? इसको ऑर्डिनल थ्योरी भी कहा जाता है। इसके अलावा मैंने क्या बताया है कि ये क्या बताता है, दो गुड्स के बीच में क्या रिश्ता है या फिर उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, उस चीज़ को बताता है। ठीक है। और यहाँ पर हम दो गुड्स को कुछ इस प्रकार से कॉम्बिनेशन करते हैं कि उनसे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है हमेशा वो इक्वल होना चाहिए कंज्यूमर के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? किसी को डाउट तो नहीं? इस टॉपिक में दो एग्जाम्पल भी बता दिया, इसको क्वेश्चन भी बता दिया, अब डाउट नहीं है ना किसी को भी? हाँ हाँ, ऑर्डिनल थ्योरी, हाँ 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 हाँ, दोनों एक ही, अगर दोनों एक ही है तो देखो ऑप्शन में भी देखो यहाँ पर ऑर्डिनरली कर्व दिया है, तो कर्व की तो मैंने बोला ही नहीं है, मैंने उसको थ्योरी बोला है। ठीक है, इसलिए वो ऑप्शन नहीं हुआ। तुम डी ऑप्शन के लिए बात करी थी ना, हाँ उसमें ऑर्डिनरली कर्व बोला है। अब मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखवा है कि ऑर्डिनल थ्योरी है ये। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट आप टॉपिक डालेंगे आप, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसमें उसको डाउट तो नहीं है इंडिफरेंस कर्व में? क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया ना? हाँ, डाल मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये जो आपने पढ़ा है ना उसी का जोड़ा हुआ टॉपिक है। चलिए टॉपिक डाल लीजिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, इसमें लिख लीजिए एज द क्वांटिटी ऑफ वन गुड, as the quantity of one good increases, as the quantity of one good increases, the quantity of other goods, the quantity of other good need to be decreased, need to be decreased or sacrificed, or sacrificed, need to be decreased or sacrificed. This is known as marginal rate of substitution. This is known as marginal rate of substitution. लिख लिया आपने? देखिए इसको मैं समझा दे रही हूँ। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि जब कोई एक चीज़ को आप बढ़ाते हो तो दूसरे चीज़ को आपको कम करना पड़ता है या तो उसको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे अभी आपने जो एग्जांपल देखा था, ठीक है, कोक और पेप्सी वाला ही एग्जांपल अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आपने यहाँ पर फिर क्या किया था, जब आपने कोक का वैल्यू बढ़ाया था, ठीक है, अगर आप जब कोक के वैल्यू को बढ़ाते हो तो दूसरे वैल्यू को आपने क्या किया था, कम किया था, है ना? क्या इसको आपने फिर 2 कर दिया था, जब इसको बढ़ाओगे तो इसको कितना कर दोगे, फिर इसको आप 1 कर दोगे। तो आप यहाँ पर कर क्या रहे हो कि आप जब एक गुड को बढ़ा रहे हो, जब आप एक किसी वस्तु को बढ़ा दूसरे वस्तु को क्या कर रहे हो, आप कम कर रहे हो, आप उसको सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो वही क्या कहलाता है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पर क्या किया कि जब कोक का वैल्यू 7 किया तो हमने जो एक को यहाँ पर 6 था,
6 कोक आपके पास था, फिर आपने क्या किया कि 1 कोक आपने और ले लिया, मतलब आपने उसको एज अ सब्सटीट्यूट के रूप में यूज़ किया, पेप्सी के सब्सटीट्यूट के रूप में आपने कोक की बॉटल ले लिया। ठीक है, आप उतना भी मत समझो, सिंपल इतना यही समझो डेफिनेशन वाइज कि जब हम एक गुड को इंक्रीज करते हैं तो दूसरे गुड को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। वही क्या कहलाता है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। समझ आया है, क्लियर हुआ है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुमको? एक बार और बता रही हूँ, देखो जब मैं देखो क्या कर रही हूँ, देखो ये कोक था, 6 कोक का बॉटल तुम लिए, ठीक है, और 3 पेप्सी की बॉटल लिए, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, आपको 9 सेटिस्फेक्शन का लेवल मिल गया। दूसरे दिन आप फिर दुकान गए, ठीक है, फिर आपने क्या किया, आप इस बार 7 कोक का ले लिए और पेप्सी का 2 लिए। देखो आपने क्या किया, आपको लेना तो 9 ही बॉटल था, है ना, लेना आपको 9 बॉटल था, पर आपकी मर्जी थी कि आपने इस बार क्या ले लिया, 7 कोक की बॉटल और 2 पेप्सी की बॉटल। तो जब आप 7 कोक की बॉटल लिए तो आपने क्या किया, इसका बॉटल फिर कम कर दिया, इसका बॉटल कम किया, तभी तो इसके यहाँ पर 7 कर पाए ना आप। तो आपने क्या किया, उसका जो पहले 3 था आपने इसको 2 कर दिया, मतलब आपने वहाँ पर एक बॉटल डिक्रीज किया, फिर सेक्रीफाइस किया, है ना। वही क्या कहलाएगा आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब समझ में आ गया, ठीक है। बस एक ही डिफरेंट कर्व, हाँ डिफरेंट कर्व जो है ये देखी नहीं, दोनों एक ही नहीं है। देखो इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन में अगर जाओ तो उसमें वो ये कह रहा है कि वो 2 चीज, हाँ, ये इंडिफरेंस कर्व ने क्या बोला कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, हाँ, वो उसको बताएगा, ठीक है। डेफिनेशन में पहला ये लिखवाया है कि ये क्या बताता है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। उसके बाद वो क्या बताता है कि हम किस प्रकार से कॉम्बिनेशन करें कि जो मिलने वाला संतुष्टि का स्तर है वो हमेशा समान आए। वो क्या था, इंडिफरेंस कर्व। अब उसी के अंदर थोड़ा टॉपिक है आपका MRS, ठीक है, MRS या फिर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जिसका मतलब क्या होता है कि जब आप किसी एक चीज़ को आप बढ़ाते हो दूसरे संख्या को आप क्या करते हो, कम करते हो। वही क्या कहलाता है आपका MRS या फिर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। डाउट मत रखना, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब क्लियर है ना, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनता है देखेंगे। इसका ग्राफ ना कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। देखो ग्राफ से क्वेश्चन कैसा आगे, डायरेक्टली क्वेश्चन बेस्ड ही बात करते हैं। ग्राफ जो रहता है हमेशा कैसा रहता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ग्राफ के बारे में एक पहला लाइन क्या लिखेंगे, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। इसका स्लोप क्या बताता है, MRS की वैल्यू बताएगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बताता है। और ग्राफ हमेशा नीचे की ओर आता है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ होता है। हाँ, ग्राफ हमेशा नीचे की ओर होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ होता है। इसको लिखिए, थोड़ा फिर समझाऊंगी। डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड मैं बोल देती हूँ ना। पहला पॉइंट है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, दूसरा है आपका स्लोप इज इक्वल्स टू MRS, और तीसरा है डाउनवर्ड स्लोपिंग। हो गया। देखिए क्या है आपका, देखो जो ग्राफ है ना, ग्राफ आपको नहीं बता रही हूँ मैं, जो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट आपको वही बताया है कि क्वेश्चन देखो कैसा आता है कि ग्राफ कैसा होता है। तो आप कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बीच का अंतर समझते हैं, ठीक है। आपने मिरर पढ़ा होगा, लेंस पढ़ा होगा, है ना।
कॉनकेव कैसा रहता है, कॉनकेव कुछ इस प्रकार से रहता है ना, और कॉन्वेक्स कैसा रहता है, ऐसा रहता है। लेंस में आप नहीं पढ़ा, सिर्फ आपने मिरर में भी ऐसा पढ़ा होगा, तो आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से अगर ये बन रहा है इस साइड से, तो ये कैसा है आपका कॉन्वेक्स होता है। ओरिजिन क्या है आपका 0, तो ओरिजिन के हिसाब से कैसा ग्राफ बन रहा है आपका, कॉन्वेक्स ग्राफ बन रहा है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, आपको ग्राफ साफ साफ दिख रहा है कि ग्राफ कैसा आपका नीचे की ओर आ रहा है, मतलब कैसा है ग्राफ आपका, डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है। उसके बाद इसका जो स्लोप है, जो ये वाला पॉइंट है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, MRS की वैल्यू बताता है, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताता है। कम क्यों होगा, नीचे की ओर क्यों आएगा, क्योंकि आपने क्या किया है, एक वैल्यू को सेक्रीफाइस किया है, इसीलिए जो वो ग्राफ है वो नीचे की ओर या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा, मतलब कि उसका स्लोप क्या बताएगा आपका, MRS का मान बताता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ मैं सारे पॉइंट्स को। देखिए ग्राफ आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपने पढ़ा है ना इस प्रकार का क्या होता है, ये क्या होता है आपका, कॉन्वेक्स है ना। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से मतलब आपका कैसा है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। उसके बाद आपको अभी बताया है कि हमेशा कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, एक वस्तु को कम करते हैं, एक वस्तु को आप कम करोगे, इसीलिए क्या होगा, ग्राफ आपका नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, और इसका स्लोप क्या बता रहा है आपका, MRS का वैल्यू बता रहा है। क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसमें एक लाइन लिख लीजिए, लिखिए लाइन, indifference curve is based on लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, अभी से पहले पढ़े हो ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आपने लॉ पढ़ा है थोड़ी देर पहले, लॉ समझाई थी मैं, कल भी समझाई थी। तो जो इंडिफरेंस कर्व जो बनता है ना, वो इसी लॉ पर आधारित होता है। अब इसमें एक टॉपिक और बचा है, ठीक है, टॉपिक डालोगे इंडिफरेंस मैप। टॉपिक है आपका इंडिफरेंस मैप। इसका ग्राफ बना दे रही हूं मैं, फिर समझाती हूँ। ये क्या है, वेरियस कॉम्बिनेशंस है ना। ठीक है, 3 कॉम्बिनेशन बनाए थे ना हम लोग उस समय, ABC, तो उसी को मान लेते हैं C1, C2 और C3। ठीक है, और उसके बाद एक लाइन लिखेंगे, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इंडिफरेंस कर्व। जो आप अलग अलग इंडिफरेंस कर्व बनाओगे तीनों के लिए, हमने क्या किया, तीनों को एक ही साथ कंबाइन कर लिया, क्योंकि आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा इंडिफरेंस कर्व। जो कोक और पेप्सी का जो बना रहे थे, तो आप A के लिए अलग बनाओगे, B के लिए अलग बनाओगे, C के लिए अलग बनाओगे, तो हमने क्या किया, उसको एक ही में जब कंबाइन किया तो क्या कहलाता है, इंडिफरेंस मैप कहलाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, समझाऊंगी, लिख लो फिर समझाऊंगी मैं। हो गया, लिख लिए। एक और लाइन लिख लो, फिर साथ में समझा दूंगी। लिखेंगे
सबका हो गया ना, मैं बोलूँ? as we move upwards, as we move upwards, as we move, आगे जाते हैं ना, as we move, as we move, चलो मैं लिख देती हूँ, as we move upwards, as we move upwards in difference map, in difference map, level of satisfaction increases, level of satisfaction increases. लिख लिया आपने? देखो इंडिफरेंस आपको कर्व पता है, बता दिया है, उसमें क्या होता है, वेरियस कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इंडिफरेंस मैप का मतलब क्या होता है, जब आप सारे कॉम्बिनेशंस को एक ही साथ एक ही मैप पर रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बता रही मैं आपको, जो वहाँ पर कॉम्बिनेशंस थे ABC था, अगर आप उन सारे कॉम्बिनेशंस को एक ही साथ एक ही मैप पर रिप्रेजेंट करते तो क्या कहलाता है, आपका इंडिफरेंस मैप कहलाता है। ठीक है, उसका देखो क्या लिखा है इसके बारे में कि इसमें क्या है, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व है। जैसे जैसे आप इस ग्राफ में ऊपर की ओर जाते जाएंगे, ठीक है, आप 1 2 3 जैसे जाते जाएंगे, उसमें क्या होता है कि सेटिस्फैक्शन का जो लेवल होता है ना, वो आपका बढ़ते जाता है। इसकी खासियत बस ये होती है कि इसमें एक स्पेशल पॉइंट क्या है कि जैसे जैसे आप इस मैप में आगे बढ़ते जाएंगे, वहाँ पर आपका सेटिस्फैक्शन का लेवल जो होता है वो आपका इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, इसके बारे में 2 ही पॉइंट बस आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, कोई डाउट तो नहीं है, फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। एग्जाम्पल, चलो ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल। तो वो चलो मैं लेती हूँ। हाँ देखो, उसको फिर समझा दे रही हूँ मैं। इनडिफरेंस मैप मतलब क्या होता है, जो इनडिफरेंस कर्व बनाओगे ना, तो इनडिफरेंस कर्व जो हम अलग अलग बनाएंगे हर एक, मतलब जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पर 3 लोग का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तुम्हारा है, इनका है, इनका है। जब आप जैसे सपोज कर लो कि मुझे तुम्हारा कॉम्बिनेशन अलग अलग से बनाना पड़ेगा, उनका अलग, फिर उनका अलग। पर अगर ऐसा ना करके हम तीनों लोग का जो कॉम्बिनेशन है अगर एक ही मैप पर बना दूँ मैं, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा इनडिफरेंस मैप कहलाता है। ये क्लियर हुआ? उसके बाद जब तीनों लोग अपना अलग अलग कॉम्बिनेशन देंगे, तो उसमें जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो होता है, जैसे जैसे हम ग्राफ में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होता है कि वो सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो बढ़ते जाता है। ये होता है आपका इनडिफरेंस मैप। ठीक है, अभी आप टॉपिक शुरू कर दो, लॉ ऑफ रिटर्न, फिर मैं उसका एग्जांपल दे दूंगी बाद में। ठीक है, टॉपिक लिखेंगे लॉ ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉ ऑफ रिटर्न। ठीक है, चलो इसके बारे में सेंटेंस लिखेंगे। इसमें लिखेंगे द लॉ ऑफ रिटर्न, द लॉ ऑफ रिटर्न ऑपरेट, द लॉ ऑफ रिटर्न ऑपरेट ऑन अकाउंट ऑफ variability, on account of variability
in the proportion in which the various factors can be combined for the purpose of production. इसमें आप लिखो ये 3 टाइप के होते हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। लॉ ऑफ, पहला लिखेंगे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, दूसरा है आपका लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, और तीसरा है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। कांस्टेंट रिटर्न लिख लिया आपने इतना? आप देखेंगे ना, अभी तक आपको इंडिफरेंस कर्व बताया, इंडिफरेंस मैप बताया, और क्या बताया, MRS बताया ना। अब इसी में नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ रिटर्न। देखिए लॉ ऑफ रिटर्न मतलब क्या होता है, इसमें क्या लिखवाया है आपको कि जब आपका प्रोडक्शन होता है, जब कोई भी फसल की उपज आती है, तो वहाँ पर जो आपके वेरिएबल्स हैं, जैसे कि आपका लैंड है, सॉइल है, सीड है, फर्टिलाइज़र है, तो इसमें कितनी कितनी मात्रा में हम क्या क्या चीज़ देते हैं, मतलब अपने फसल को, जिससे कि हमको क्या हो, रिटर्न की प्राप्ति हो, जिससे क्या हो, हमको उससे रिटर्न मतलब क्या, आपको उपज आएगा। ठीक है, अल्टीमेटली अगर आप वहाँ पर कोई चीज़ लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, मिलने वाला उपज क्या है, आपका रिटर्न है। ठीक है फिर रिटर्न आपका 3 टाइप का होता है, एक होता है इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न, और तीसरा क्या होता है आपका डिक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, जिसमें से डिक्रीजिंग रिटर्न जो होता है ना, वो होता है जुड़ा हुआ आपका एग्रीकल्चर से, बाकी जो 2 रिटर्न है ना, वो आपका नॉर्मल गुड्स से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, देखो मैं इसमें क्या समझाई हूँ कि अगर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो केवल और केवल जो डिक्रीजिंग रिटर्न है ना, सिर्फ वही जुड़ा होता है आपका एग्रीकल्चर से, बाकी जो दो है इंक्रीजिंग और कांस्टेंट रिटर्न, वो जुड़ा हुआ आपका अदर गुड्स से होता है। वो समझ में आ गया, तो समझाऊंगी मैं तो। ठीक है, तो आप पहला लिखेंगे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। हाँ देखिए, प्रोडक्शन कैसे मिलता है, मतलब जो प्रोडक्शन होता है वो आपका कॉम्बिनेशन होता है लैंड का, कैपिटल का, लेबर का। अगर मैं प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स की बात करूं तो उसमें हम लोग 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। पहला है आपका लैंड, लेबर, कैपिटल और मैनेजमेंट। इन 4 के बारे में बात करते हैं। तो इन चारों ही वेरिएबल्स को हम किस प्रकार से मैनेजमेंट करें, किस प्रकार से उनको यूज़ करें, जिससे कि मिलने वाला जो रिटर्न है हमें एप्रोप्रिएट रिटर्न मिले, वो है आपका लॉ ऑफ रिटर्न। ठीक है, मतलब खर्च करने पर हाँ, वो है आपका लॉ ऑफ रिटर्न। ठीक है, चलिए इसमें मेन तो ये है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। लिखेंगे पहला लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। देखो यहाँ पर MPP है, इसको मैं समझाऊंगी जब एग्जाम्पल दूंगी तो। ठीक है, अभी फिलहाल मैं सिर्फ इसको लिखवा रही हूँ। इसमें लिखेंगे ईच सक्सेसिव यूनिट
of variable input when applied to the fixed factor add to the fixed factor add more and more to the total product then the previous unit आगे लिखेंगे the marginal physical product is increasing and hence known as increasing return ठीक है। देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं एक इनपुट और आउटपुट के बारे में, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, इनपुट, और ये मान लेते हैं ये क्या है, हमारा आउटपुट, ठीक है। ठीक है, ये आपका x मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है। देखिए आपका जब इनपुट का वैल्यू 1 था, है ना, मिलने वाला आउटपुट कितना था, 2। उसके बाद क्या है आपका, जब इनपुट का वैल्यू 2 था तो मिलने वाला आउटपुट कितना मान लेते हैं हम, इसको कितना मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं। ये मैं एक अजम्पशंस ले रही हूँ, आप इस वैल्यू में चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसको मान लेते हैं कितना था, ये आपका 6 था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये 3, तो ये कितना हो गया, 12, है ना। उसके बाद जब ये 4 हुआ तो ये कितना हो गया आपका 20, और जब ये 5 हुआ तो ये कितना हो गया आपका 30, ठीक है। हाँ, आउटपुट ज़्यादा मिलेगा तभी तो, देखो इंक्रीजिंग है, मतलब इसमें जो रिटर्न मिलने वाला है वो आपको ज़्यादा मिलेगा, इसलिए आपको इसमें आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ज़्यादा आएगी, ठीक है। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बता रही हूँ। वो फर्टिलाइजर वाला केस के लिए है, कल समझाई थी ना फर्टिलाइजर वाला केस। इसको देखो यहाँ पर क्या, उसको तो मैंने पूरा बताया नहीं अभी। तो देखो पहली बात तो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम 4 फैक्टर के बारे में बात करें, शुरू से समझा दे रही हूँ, चलो ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल और मैनेजमेंट, इतना हमको पता है। तो ये सारे जो ये क्या है, आपके प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, इससे क्या होता है, हम प्रॉपर मैनेजमेंट करते तो हमको क्या मिलता है, उनसे एक अच्छा रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो जो रिटर्न मिलता है 3 प्रकार का होता है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। इससे पहला क्या है आपका, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। जो आप इनपुट लगा रहे हो उससे जो आउटपुट मिलेगा कैसा मिल रहा है आपको, इंक्रीजिंग वे में मिल रहा है, वो क्या है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फिर आगे बताना है मेरे को इसमें।
इसको लिख लिया क्या? अब इसको सेंटेंस लिख लो इसका जो लिखवाई हूँ मैं। इंक्रीजिंग रिटर्न मीन्स, इसी में लिखना है आप? हाँ जो लिखवाई हूँ ना, इसका थ्योरी लिखवा रही हूँ। इंक्रीजिंग रिटर्न मीन्स लोअर कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट, लोअर कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट। Thus, the law of increasing return signifies that cost per unit of additional product, यूनिट के बाद एडिशनल, unit of additional product falls प्रोडक्ट के बाद है falls, FALLS, falls as more and more output is produced, as more and more output is produced. Hence, next sentence है फिर, output is produced. Hence, law of increasing return also called as decreasing cost, आप इसको पढ़ो एक बार, तब मैं इसको बना रही हूँ फिर बताती हूँ। ठीक है, देखिए अब इसमें आगे भी है ना, देखिए लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या बताया मैंने आपको कि हाँ आपका जो आपने क्या लिया, इनपुट लगाया आपने, ठीक है। इनपुट का वैल्यू मान लीजिए कि आपका 1 2 3 4 था, 3 4 5 था, ठीक है। मिलने वाला जो आउटपुट है कितना मान लेते हैं आपका 2 6 12 20 और कितना है आपका 30। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। एक्स क्या है आपका इनपुट और वाई क्या है आपका आउटपुट, ठीक है। देखो वो कैसे निकालेंगे, इनके बीच के डिफरेंस से निकालते हैं। यहाँ पर देखो जो डिफरेंस सब में कितना है आपका 1 का डिफरेंस, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखो, यहाँ कितना जो फर्स्ट वैल्यू हो तो सेम वैसे ही रहेगा, उसमें कोई क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है। फर्स्ट आपका जैसा है वैसा ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा। उसके बाद सेकेंड देखो, ये 6 - 2 कितना आ जाएगा 4, फिर 12 - 6 कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 8 और फिर नेक्स्ट कितना आ जाएगा आपका 10। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे और समझाती हूँ। MPP समझाऊंगी फिर। MPP से निकालते कैसे हैं, y डिवाइड बाई x करते हैं, और MPP क्या है आपका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। लिखवाई हूँ थ्योरी में इसको अभी। हाँ, इसके बाद एग्जाम्पल भी दे दूंगा तो और समझ में आ जाएगा।
सभी लिख लिए क्या? अब देखेंगे ना MPP कैसे निकालेंगे। y/x बोला है आपको, y कितना है आपको 2/1, कितना आ गया आपका पहला 2, ठीक है। 4/1 तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अगेन ये सारा ही 6/1 6 आएगा, 8/1 8 आएगा और 10/1 ये भी कितना आएगा 10। मतलब आप साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें रिटर्न कैसा आ रहा है आपका, इंक्रीजिंग वे में आ रहा है, दिख रहा है इसमें कैसा आ रहा है आपका जो रिटर्न आ रहा है, कैसा आ रहा है आपका, इंक्रीजिंग वे में आ रहा है। इसलिए क्या कहा गया है, इसको लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न कहा गया है। अब समझ में आएगा कि ये लिखिए है क्या चीज़, ठीक है। इसको लिखिए, फिर समझा दूंगी, बार रिपीट कर दूंगी। और एक ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ऐसा बनेगा। लिख लिए क्या आप लोग, सभी का हो गया? देखिए क्या समझाया है आपको, लॉ ऑफ रिटर्न समझाया। लॉ ऑफ रिटर्न में क्या समझाया आपको कि जो भी आपको प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर ही नहीं, जो भी प्रोडक्शन है उसे जो रिटर्न होता है 3 प्रकार से मिलता है। पहला क्या है आपका, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, जिसमें क्या होता है जितना भी आप इनपुट लगा रहे हो, ठीक है, उसका क्या होता है हमेशा आउटपुट हमेशा ज़्यादा ही आता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम क्या निकालते हैं, MPP निकालते हैं। MPP क्या आपका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। वो कैसे निकालते हो, हमेशा आप y/x करके आप इसको निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या देखते हो, जब आप इसको निकालते हैं तो आपका वैल्यू कैसा आता है, आपका इंक्रीजिंग वे में है। इसका मतलब कि रिटर्न कैसा है आपका, इंक्रीजिंग है, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा आपका, ऊपर की ओर जाएगा। तो इसमें आप ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ कैसा बन रहा है आपका, ऊपर की ओर जा रहा है। फिर यहाँ पर आप एक चीज़ और लिख लीजिए कि यहाँ भी ग्राफ कैसा है आपका, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ग्राफ कैसा है आपका, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ओरिजिन के कॉन्वेक्स जाएगा। इसको लिख लिया आपने। अब नेक्स्ट लिखेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। इसको लास्ट में समझाऊंगी। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर इसका एग्जांपल लेकर समझाती हूँ। इसमें लिखेंगे एक मिनट होते रहता है, बताएं।
कुछ प्रॉब्लम होगा उसमें, देखते हैं। लिखेंगे आप ईच एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। देखो आप इतना पढ़ के आओगे ना, ये जो इतना, देखो ये लॉ ऑफ रिटर्न थोड़ा डिफिकल्ट है मुझे पता है, आप इतना पढ़ के आओ, उसके बाद ना कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देके मैं कल एक बार फिर समझाऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल मतलब जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं, ठीक है, उसको देख के आपको और समझ आ जाएगा चीज़ें। तो अभी आप पहले थ्योरी कम से कम पढ़ लोगे, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आराम से कैच कर पाओगे, ठीक है। हाँ, इसमें लिखेंगे ईच एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, each additional unit of variable input when applied to the fixed factors produces an equal amount of additional product, produces an equal amount of additional product। ठीक है, एडिशनल अमाउंट ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ एडिशनल प्रोडक्ट। उसी में लिखेंगे आगे द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ब्रैकेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ब्रैकेट में लिखवा रही हूँ TPP। TPP का मतलब क्या होगा? टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। TPP लिख लिया आपने इतना। increases by same magnitude for each additional unit of input, for each additional increases by same, एक मिनट रुको, कहाँ पे बोल रहे हो? increases by same magnitude for each additional unit of input, देखो अब इस लाइन का मतलब भी समझा दे रही हूँ। उसमें क्या लिख रहा है बार बार कि ये वाले में क्या हो, जब हम इनपुट को बढ़ाते जाते हैं तो उससे जो मिलने वाला जो आउटपुट होता है ना, हमेशा वो सेम रहता है। मतलब कि आपका जो आउटपुट है हमेशा कैसा रहता है? आपका कांस्टेंट रहता है। इसीलिए क्या लिखा है उसमें कि उसमें लिखा है कि सेम मैग्नीट्यूड, मतलब कि जो आपका आउटपुट कैसा रहेगा? आपका कांस्टेंट या फिर सेम आएगा। अब समझ में आया? वो लाइन जो लिखवाई हूँ उसका मतलब उसको पढ़ो एक बार और इसको देखो फिर। इनपुट कहाँ से? देखो उसमें लिखा है कि जब हम इनपुट को बढ़ाते जाते हैं, क्या लिखा है? ईच एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट। जैसे आप जब इनपुट को बढ़ाओगे उससे जो मिलने वाला आउटपुट है हमेशा वो सेम मैग्नीट्यूड या फिर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। वो लाइन में क्लियर क्या लिखा है देखो ना कि हाँ, जो आपका मैग्नीट्यूड है, आउटपुट है, हमेशा वो क्या होगा? आपका कांस्टेंट रहेगा और इनपुट की वैल्यू आपकी बढ़ते रहेगी। इतना समझ में आया आपको? ठीक है। अब उसके बाद एक और लाइन है जो इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए। द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, मतलब MPP है ना। क्वेश्चन अगर इस पार्ट से आता तो MPP से क्वेश्चन आता, अच्छा खासा क्वेश्चन आता, ठीक है ना। द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट remains the same for each additional unit of input,
for each additional unit of input, hence it is called law of constant marginal कहाँ से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हाँ ठीक है। अब देखो इसमें कैसा होता है ना, इसमें जो मिलने वाला आपको मतलब जो आप इनपुट लगाओगे ना, तो इनपुट से आपको आउटपुट कुछ इस प्रकार से आता है कि हमेशा वो कांस्टेंट चलता है। जैसे कि अगर एक से हमको 10 आया तो दूसरे से कितना आएगा आपको 20, नहीं 20 आएगा ना, दूसरे से कांस्टेंट चल रहा देखना। तीसरे से कितना आएगा आपको 30, ठीक है। फिर चौथे से कितना आएगा आपको 40 और इससे कितना आएगा आपको 50, ठीक है। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा कितना आ जाएगा 111, है ना। और जो y का वैल्यू तो जो आपको लाइन लिखवाया था, और लाइन में मैंने क्या लिखवाया था कि जो जितना भी आप इनपुट लगाते हो उससे मिलने वाला जो आउटपुट रहता है वो कैसा रहता है आपका, सेम मैग्नीट्यूड का या फिर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो माइनस करके सब में कितना आ जाएगा आपका 10, है ना। और अब आप फिर MPP निकालो 10/1, सब में 10/1 है, मतलब कितना आ जाएगा आपका, ये वैल्यू कैसा आ गया, कांस्टेंट आ गया। ठीक है। को इसमें ग्राफ कैसा बनेगा, आप कांस्टेंट है तो ग्राफ सीधा जाएगा ना इसमें, ठीक है। और ये कॉन्वेक्स भी नहीं होता है ना। अभी आपको थ्योरी पढ़ना, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लॉ ऑफ रिटर्न जो है आप उसका थ्योरी पूरा कंप्लीट करके पढ़ लोगे ना, जब आप समझ जाओगे तो आपको प्रैक्टिकली भी बोलने से फटफट समझोगे कि मैडम क्या बोल रही है करके। देखिए देखो अभी प्रैक्टिकली बोल दूंगी मतलब ही नहीं पता उसका, तो फिर क्या समझ में आएगा फिर। ठीक है, इसको लिख लिए, ग्राफ बना लिए, बनाइए ग्राफ बनाइए। देखो अभी तक जो आपने इकोनॉमिक्स का पढ़ा है ना, बाकी पोर्शन बहुत इजी था, फटाफट आपको समझ में आ गया होगा, पर ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट जाएगा प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, ठीक है। और अगर आपको समझ नहीं आएगा तो दोबारा भी रिपीट करेंगे, कल भी अगर हो पाए तो अब यही क्लास कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन आपको समझिए उस चीज़ को, हाँ उसको समझिए। ठीक है, इतना लिख लिया आपने। अब तीसरा आ जाएंगे, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। और ये किसके, इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, मैक्सिमम यूज ऑफ फर्टिलाइजर। एग्रीकल्चर में ऐसा होता है, कल भी समझाई थी कि उसमें क्या होता है कि हाँ फर्टिलिटी क्या होती है, सॉइल की कम हो जाती है। इसको टॉपिक डाल के फिर लिखना, टॉपिक डाल दिए, लिखेंगे लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। इसमें लिखोगे ईच एडिशनल यूनिट of variable input when applied to the fixed factors, एक मिनट ना,
टू द फिक्स्ड फैक्टर्स के बाद आप लिख लीजिए एड लेस एंड लेस, हाँ एड लेस एंड लेस टू द टोटल प्रोडक्ट than the previous unit नेक्स्ट लाइन पर इसमें लिखेंगे द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज डिक्लाइनिंग, यहाँ पर क्या होगा वो चीज़ नीचे जाएगा, इज डिक्लाइनिंग, हैंस द नेम लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, हैंस द नेम लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, इसीलिए क्या नाम दिया गया है, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, देखो मान लेते हैं कि हमने जब 1 यूनिट यूज़ किया फर्टिलाइज़र का तो कितना मिला हमको आउटपुट 25 मिला। ठीक है, जब 2 यूनिट हमने यूज़ किया तो कितना मिला हमको 45 मिला। 3 यूनिट यूज़ करने पे कितना मिला हमको 60 मिला, 4 पे 70 मिला और 5 पे कितना मिला आपको 75। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस, पहले तो 25 लिख लीजिए, डिफरेंस कितने का आया बताओ, यहाँ पर 20 का। ठीक है, नेक्स्ट फिर यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया 15 का, यहाँ कितने का आया आपका 10 और यहाँ कितने का आया आपका 5। ठीक है, चलिए हम MPP निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका 25 ही आएगा, है ना। ये 20, 15, 10 और 5, मतलब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो MPP की वैल्यू है वो क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, इसलिए क्या कहलाया है आपका लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। और एग्रीकल्चर में यही वाला लॉ जो रहता है वो काम करता है, इसमें लिखवा भी दूंगी, लास्ट में लिख लोगे फिर लिखवाऊंगी। अच्छा सा ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ भी बता देते हैं। हाँ, इसका ग्राफ ये कॉनकेव रहता है ना ओरिजिन के, याद रखना। ओरिजिन के कैसा है, ये ऐसे है, मतलब कैसा होगा, कॉनकेव होगा। और एक लास्ट लाइन मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न डिमिनिशिंग मतलब क्या है आपका, डिक्रीजिंग ही हो गया, है ना। इज वेरी कॉमन इन एग्रीकल्चर। कहाँ पे, ये कॉनकेव टू ओरिजिन, कॉनकेव होता है ना,
कॉन्वेक्स ऐसा होता है, ठीक है, कॉन्केव ऐसा है, मिरर वाला है ये। इसमें पढ़ेगा सूचना नहीं पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, वही सेम चीज़ है, डिमिनिशिंग रिटर्न या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न, दोनों एक ही चीज़ है। डिमिनिश मतलब ये होता है कि घटना। देखिए सभी ने लिख लिया है इसको, ठीक है। आपका मैं क्वेश्चंस नहीं दे रही हूँ, आपका वर्क क्या है आज का कि ये थोड़ा टफ टॉपिक था, इसलिए आप इसको पहले आराम से पढ़ के आओ। कुछ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके 5 मिनट्स कल समझाने के बाद क्लास में क्वेश्चन कराऊंगी इसका, ठीक है।